आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। काशी की ज्ञान वापी मस्जिद में पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग पर अदालती सुनवाई शुरू। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वेक्षण पर ऐतराज जताया। विश्वेश्वर मंदिर के पक्षकारों की ओर से 1991 में दायर की गई थी अर्जी। लखनऊ से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा वापस नहीं होगा नागरिकता कानून। राहुल और ममता बनर्जी से चर्चा को तैयार। कपिल सिब्बल का पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा धर्म के आधार पर है कानून। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटियों समेत 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर। धारा 144 का उल्लंघन कर नागरिकता कानून का विरोध करने का आरोप। पुलिसिया कार्रवाई पर बिफरे मुनव्वर राणा। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा शाहीन बाग का प्रतिनिधिमंडल। नागरिकता कानून के खिलाफ 38 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन। महाराष्ट्र में साईं की जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक जंग बढ़ी। पाथरी में सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने की महाआरती। सीएम उद्धव ठाकरे से मिलेगा पाथरी गांव का प्रतिनिधिमंडल। साईं बाबा की जन्मस्थली की खोज के लिए समिति बनाने की मांग करेगा। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का नामांकन आज। 5 घंटे से ज्यादा आरओ दफ्तर में करना पड़ा इंतजार। आज दिल्ली विधानसभा में नामांकन का आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। डीएससी की बैठक में 50,000 करोड़ के हथियारों की खरीद पर मुहर। पहली बार बैठक में शामिल हुए सीडीएस बिपिन रावत। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी मंजूरी। हिमाचल के पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से बड़ी ठंड। शिमला में स्नोफॉल के बाद पारा -2 पहुंचा। पुंछ में बर्फबारी से ढकी गाड़ियां। नेपाल में घूमने गए केरल के 8 पर्यटकों की मौत। होटल में गैस हीटर की वजह से दम घुटने से मौत की आशंका। मरने वाले लोगों में 5 बच्चे भी शामिल। बड़ी खबर आ रही है शाहीन बाग के प्रदर्शन से, जहां यह कहा जा रहा है कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में बच्चों के शामिल होने पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदर्शन में शामिल बच्चों की काउंसलिंग कराना आवश्यक है, क्योंकि उनके मानसिक स्थिति पर इसका काफी असर पड़ सकता है। इसका काफी ज्यादा असर उनकी दिमागी स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए बच्चे जो कि सीएए के विरोध में शाहीन बाग के प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं, उन बच्चों की काउंसलिंग कराना आवश्यक है। बच्चों की पहचान करना आवश्यक है और उसके साथ साथ उनकी काउंसलिंग कराना भी आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में सार्वजनिक तौर से हिस्सा लेने की वजह से बच्चों पर काफी मानसिक दबाव पड़ता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर उपस्थित हैं। इसके साथ साथ सीएए के विरोध में जो देश भर में हिंसा हो रही है और प्रदर्शन हो रहे हैं, वो अब आपके सामने खबर प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि कैसे सरकार अपनी तरफ से ये तो कोशिश जरूर कर रही है कि वो सीएए को लेकर लोगों के बीच में जानकारी सामने रखे। इसके साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि सीएए कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। लेकिन सीएए का विरोध देश के कोने कोने में बड़े पैमाने पर अभी भी चल रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि यह विरोध देश के कोने कोने में तकरीबन 1 महीने बाद भी बदस्तूर चल रहा है? नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर तुर्कमान गेट और सीलमपुर तक प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के लखनऊ में घंटाघर पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार के पटना में 10 दिनों से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन धरना जारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की ओर से सीएए का विरोध किया जा रहा है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में नागरिकता कानून विरोध में मार्च निकाला गया। देश में जहां नागरिकता कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो नागरिकता कानून के समर्थन में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक कार्यक्रम में कर्नाटक बीजेपी के नेता ने धमकी दे दी। कर्नाटक के दावनगिरी में बीजेपी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य सीए के समर्थन में सभा करने आए थे, लेकिन सीए विरोधियों को सीधे देशद्रोही करार देने लगे।
ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪತ್ವ ಹೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸೀದಿ ಬೇಕಾ? मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि नागरिकता कानून पर फैलाई जा रही अफवाह और झूठे डर के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन ऐसे नेताओं के रहते वो मुमकिन नहीं दिखता। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಸ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. जाहिर है ऐसे बयान के बाद नागरिकता कानून पर बहस क्या होनी थी, देश विरोधी और देशभक्त में बदल गई। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद और कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करे। यह गलत बात है। सब जो बयानात दिए जा रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए, ये सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोगों का एनआरसी और सीएए के ऊपर जो लोगों का गुस्सा है, ये सिर्फ एक कौम एक मजहब का गुस्सा नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी आवाम का गुस्सा है। इसको भटकाने के लिए ये बात कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि कर्नाटक बीजेपी अब अपने ही विधायक के बयान से किनारा काटने पर मजबूर हो गई। बीजेपी का कहना है कि ये रेणुकाचार्य का निजी बयान है, लेकिन इस बयान ने विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका जरूर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। इसके साथ साथ सीएए के विरोध के मसले पर उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त रिपोर्ट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार सीएए के विरोध कर रहे लोगों पर हर तरह की सख्ती बरतने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के कंबल छीन लिए गए, पीने का पानी छीन लिया गया। अब महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। यहां तक कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की 2 लड़कियों के ऊपर भी मामला दर्ज कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने तो अपनी छोटी बच्ची को भी इस प्रदर्शन में सामने आगे कर दिया। जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जिसने सीएए के विरोध में लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की है। नागरिकता कानून को लेकर यूपी से 2 बड़ी खबरें हैं। पहली ये कि लखनऊ के घंटाघर पर चल रहे सीएए विरोधी प्रदर्शनों पर अब पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो दूसरी ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ साफ कहा कि कानून वापस नहीं होगा। लखनऊ में घंटाघर पर सीएए विरोधी प्रदर्शन और उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई दोनों चर्चा में रही। पहले यूपी पुलिस पर आरोप लगा कि धरना प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कंबल छीन लिए गए और अब एफआईआर दर्ज कर लोगों को डराने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने घंटाघर धरने को लेकर ठाकुरगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज की। इसमें 19 नामजद लोगों समेत 160 लोगों पर केस दर्ज किया गया और इसी में से एक एफआईआर में मुनव्वर राणा की बेटियां सुमैया और फौजिया का भी नाम शामिल है। पुलिस का कहना है कि इन महिलाओं ने धारा 144 का उल्लंघन भी किया और पुलिस वालों से झड़प भी की। जिस दिन से धरना शुरू हुआ था तब धारा 44 नहीं लगी हुई थी, उसके बाद इन्होंने धारा 44 लगाई। तो पहली चीज तो हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है उसका। पुलिस के केस दर्ज करने के बावजूद धरना खत्म नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की तैयारी पूरी है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी लखनऊ में जाकर ऐलान कर दिया कि कानून वापस नहीं होगा। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। उधर अपनी बेटियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने पर बिफरे मुनव्वर राणा ने सरकार को सलाह भी दी और चुनौती भी। वो मुसलमान मोहल्ले में क्यों नहीं भीड़ लगाता है?
भाई उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, वो जाके सुने, चाहे शाहीन बाग हो चाहे जहाँ हो। वो तो अगर जहाँ भी जाता है तो एक लकीर खींचने आता है, जैसे अंग्रेज़ों ने लकीर खींच दी थी। तुम्हारे बचाव के लिए हम चीखते हैं, हमारी सरकार चीखती है कि 3 तलाक के लिए हम रोते हैं, हमारे आंसू बहते हैं, और ये हो जाता है आप बहनों के लिए इतना रोते हैं, बहनोई का कोई ख्याल नहीं करता। मुनव्वर राना की इच्छा के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम मोहल्ले में तो सभा नहीं की, लेकिन उसी लखनऊ में चुनौती जरूर दी कि चाहे तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक सार्वजनिक मंच पर बहस कर लें। लखनऊ से अनिल यादव और अतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं कैसे श्रद्धा पर कमाई भारी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। शिरडी के साईं बाबा, जो कि अपने पूरे जीवन भर एक भिखारी की तरह रहे, दिन भर भीख मांगते थे और उसी भीख को शाम में खाना के तौर पर इस्तेमाल करते थे, एक टूटी मस्जिद में रहते थे। उसी साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि जहां पर भी उनका जन्म स्थान तय किया जाए उस जगह पर पैसों की बरसात होगी, और ये श्रद्धा पर कहीं ज्यादा भारी है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। श्रद्धा, सब्र और सबका मालिक एक का मंत्र देने वाले फकीर को पहले लोगों ने भगवान बना दिया, और अब उसी भगवान के नाम पर कोहराम शुरू हो गया है। कहां साईं की श्रद्धा पर शिरडी में ऐश्वर्य की चमक, और कहां जन्मभूमि पाथरी में उमड़ती भक्ति। साईं के नाम पर मचे संग्राम में पाथरी से जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये जंग और भीषण होती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें पाथरी गांव के उसी साईं मंदिर की है, जिस गांव में साईं के जन्म होने की मान्यता है। यहाँ हर दल के जनप्रतिनिधियों ने एकता दिखाकर सरकार और शिरडी वालों को बता दिया कि वो झुकने वाले नहीं, क्योंकि उद्धव सरकार ने इसी पाथरी के विकास का ऐलान किया तो शिरडी वालों ने घोर विरोध कर दिया। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने विकास योजना में से साईं की जन्मभूमि शब्द हटाने का भरोसा दिया था। अब पाथरी वाले कह रहे हैं कि समिति बनाकर जांच कराएं कि जन्मभूमि कहां है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, 29 एविडेंस हमारे पास उसके कलेक्ट है हमारे पास ऑलरेडी, और उसके बारे में हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं, हमारे दिल से नहीं, सब दुनिया को मालूम है साईं बाबा का जन्म स्थान ये पाथरी है। खाली शिरडी वालों ने उनके कुछ अर्थ कारण के वास्ते उन्होंने इसका माना, ये कहना उन्होंने दिल से कहना वो नहीं चाहते। दरअसल जब से महाराष्ट्र सरकार ने पाथरी के विकास का ऐलान किया, तब से वहां के साईं मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साईं की जन्मभूमि के दर्शन के लिए लोग उमड़ने लगे हैं। अब ऐसे में शिरडी ट्रस्ट को अपनी कमाई घटने की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि शिरडी साईं के बही खाते को माने तो उसके पास 2855 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें जमीन, जेवर, नकद, निवेश सब कुछ शामिल है। इसके अलावा ट्रस्ट को सालाना करीब 400 करोड़ की आमदनी होती है, जो हर साल 20% तक बढ़ जाती है। अब अगर पाथरी गांव का भी विकास होगा तो जाहिर है वहां भी भक्तों की भीड़ बढ़ेगी, चढ़ावा चढ़ेगा और ट्रस्ट की कमाई घटने का खतरा बढ़ेगा। पाथरी से खालिद शेख और मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। कभी कभी बच्चों के खेल में जब बड़े शामिल हो जाते हैं तो फिर वो तमाशा नहीं बनता, मजा आता है। पथरिया के बीएसपी की विधायक रामाबाई एक मेले में पहुंची, वहां पर टेम्पोलिन देखा और देखते ही विधायक जी एकदम खुश हो गए। क्या दबाकर उन्होंने अपनी मस्ती की, ये तस्वीरें देखिए। टेम्पोलिन पे कूद कूद कर जिस तरह से एक बच्ची की तरह वो किलकारी मार रही थी, भाई ऐसे देखते हुए तो लग रहा है मौका मिले तो हर कोई अपने बचपन को एक बार फिर दोहराना चाहता है। ये बात अलग है कि आप भले ही विधायक क्यों न हो, लेकिन ये मजा कहाँ आता है। तस्वीरों को देखिए और उनके चेहरे की खुशी को देखिए। शायद विधायकी में कभी उन्हें इतना मजा नहीं आया होगा जितना अपने बचपन को याद कर। दिल्ली के सियासी दंगल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक अलग तरह की अड़चन सामने आई। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने नामांकन दाखिल करना था वहां तकरीबन 50 से ज्यादा लोग अपना नामांकन दाखिल खड़े हो गए। ज्यादातर लोगों के पास 10 प्रस्तावक भी नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 45वें नंबर का टोकन दिया गया। बड़ी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल ने 7 घंटे के इंतजार के बाद नामांकन दाखिल किया।
दिन पहले दिल्ली के सियासी दंगल में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। सोमवार को रोड शो के कारण देरी होने के चलते केजरीवाल नामांकन नहीं कर सके थे और आज जब केजरीवाल जामनगर हाउस पहुंचे तो उनकी सीधी एंट्री को लेकर हंगामा मच गया। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने केजरीवाल की सीधी एंट्री का विरोध किया और नारेबाजी भी की। हालांकि केजरीवाल ने पर्चा दाखिल कर अपनी जीत का दम भरा। जेडीयू और आरजेडी, पहली बार ऐसा है कि दिल्ली में इस तरह के गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए और मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हराया जाए और दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। इस सीट पर केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ऐसे चेहरे उतारे हैं जो सियासत के बड़े नाम नहीं हैं। बीजेपी ने दिल्ली युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को मैदान में उतारा है। केजरीवाल ने हमेशा चैलेंज की राजनीति करी है। केजरीवाल से ये पूछो कि जब तूने शीला दीक्षित को चैलेंज किया था आपने केजरीवाल जी, तब आप क्या बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे? आपने सिर्फ इतना काम किया था कि आंदोलन में अन्ना का साथ दिया और उसका फायदा उठा के मौके से कह दिया कि मैं लड़ूंगा शीला दीक्षित के खिलाफ। वो तो हारने आए थे क्योंकि उन्होंने झूठ इतना ज्यादा बोल दिया, 70 वादे करके, कि वो गलती से जीत गए। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो लोकल नहीं है और बाहरी हैं और उन्होंने कोई भी मेरे क्षेत्र में कार्य नहीं किया। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर नई दिल्ली में कोई कर्म नहीं किया तो उसे दिल्ली में भी नहीं किया होगा। केजरीवाल इस सीट से 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2015 में वो यहां से दोबारा जीतकर सीएम बने। टी न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में भी अब स्वर जरा मुखर हो गए हैं। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका यह कहना है कि अगर देवेंद्र सिंह के मामले में अफजल गुरु की बात सामने आ रही थी तो फिर अफजल गुरु की फांसी के साथ साथ देवेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्या वो फांसी अपने आप में गलत थी? ऐसा बयान बॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी दे, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। बर्खास्त डीएसपी देविंदर सिंह और संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु के बीच क्या कनेक्शन है, इसकी जांच एजेंसियां कर रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अफजल गुरु की फांसी पर सवाल खड़े कर रहा है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने अफजल की फांसी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। ये न्याय का द्रोह है। अगर वो निर्दोष है तो अब कौन है जो उसे वापस ला पाएगा? यही कारण है कि मृत्युदंड को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना है। अफजल गुरु को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, इसकी भी ठोस जांच होनी चाहिए। सोनी राजदान की सोच पर बीजेपी ने पलटवार किया और कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाने की नसीहत दे डाली। जिसको सारी कानूनी प्रक्रिया से जो गुजरा हो, संसद के हमले में जिसकी साजिश में वो शामिल था, तो ये तो नारा टुकड़े टुकड़े गैंग लगा ही रहा था। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट को पर सवाल उठाया जा रहा है। आज मोदी जी पर सवाल उठाने वाले अब कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनी राजदान पहले भी अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरती रही हैं। फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर के प्रमोशन के दौरान सोनी राजदान ने हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने की इच्छा जताकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। टी न्यूज़ नेशन।